हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज से हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले फोकस इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोचेस, आफ्टर दैट ट्रेड यूनियन, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और उसके डिफरेंट रिजोल्यूशंस टेक्निक्स लाइक ट्रिब्यूनल वगैरह। इसके बाद हमारा फोकस रहेगा जितने भी हमारे सारे एक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, ईएसआई एक्ट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट, वो सारा इन सब से रिलेटेड हमारा एमसीक्यू डिस्कशन रहेगा। तो इस सीरीज में हम सबसे पहला जो हमारी ये लेक्चर है, इसमें मैं आपके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सारे अप्रोचेस के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी थोड़े टाइम में, तो वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Dash approach states that there are 5 variables of the system: actor, market, technology, power distribution and ideology। ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसमें 5 वेरिएबल्स बताए जाते हैं? तो ये जितने भी अप्रोचेस हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जितनी भी टॉपिक है, ऑलमोस्ट सर ने सारे पढ़ा दिए हैं, और उन सबकी प्लेलिस्ट आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये एमसीक्यू सेशन देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, तो आपको एमसीक्यू बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 वेरिएबल इन द सिस्टम कौन सा अप्रोच कहता है? ये आपका आंसर हो जाएगा डनलप अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच या नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, डनलप अप्रोच। डनलप अप्रोच के अंदर 5 आते हैं वेरिएबल, ए टी एम पी आई एन। इससे आप रिमेंबर रख सकते हो एटीएम पिन से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सर के लेक्चर को रेफर कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, ए से आपका हो जाता है एक्टर, टी से आपका हो गया टेक्नोलॉजी, एम से हो गया आपका मार्केट, पी से हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आई से क्या हो गया आपका आइडियोलॉजी, एन से कुछ भी नहीं है, बस ये याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अप्रोच स्टेट्स दैट सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जॉब रेगुलेशन एंड स्ट्रेसेस ऑन द सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल रूल्स। कौन सा अप्रोच ये कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, जहाँ पे हम वेरियस इंस्टीट्यूशंस के जॉब रेगुलेशन टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारा फोकस किस पे रहता है? सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल रूल्स पे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर फोकस रहता है, एक्ट्स पे फोकस रहता है। हर स्टेट का अपना अपना एक्ट होता है, तो हर जो भी कंट्री है वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, उनके जो भी इंडस्ट्रीज है वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है एक्ट फॉलो करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? डनलप अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ठीक है, ऑक्सफोर्ड अप्रोच के ही अंदर फ्लेंडर ने एक इक्वेशन दिया था, आर इक्वल्स टू एफ बी और आर इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, जहाँ पे आपका आर क्या है? आर है आपका रूल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आर आपका क्या हो जाता है? ऐसे रूल्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को गवर्न करते हैं। बी आपका क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, और सी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है जो नेगोशिएशंस होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर एम्प्लॉय और यूनियन के बीच में ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और यूनियन के, एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी हो गई और जो भी ट्रेड यूनियन हो गया सपोज करो, उनके बीच में जो है नेगोशिएशंस होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स। वर्कर्स के बिहाफ में जो नेगोशिएशंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो बी आपका ये हो गया। सी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, मतलब एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो एफ सी यहाँ पे यही स्टैंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द इंट्रा प्लांट लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, जिसको हम जी मार्गरेशन अप्रोच भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय विच मेथड। ठीक है, आपका जी मार्गरेशन अप्रोच के अंदर, ठीक है, 2 लेवल आते हैं। एक आपका हो गया इंट्रा प्लांट लेवल और दूसरा हो गया आपका आउटसाइड द फर्म लेवल। ठीक है, आउटसाइड द फर्म लेवल। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंट्रा प्लांट लेवल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है? मैन मैनेजमेंट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, कलेक्टिव बार्गेनिंग, या फिर हम उसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। किसके? इंट्रा प्लांट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, जिसको कि हम जी मार्गरेशन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंट्रा प्लांट लेवल में ही ऑफ द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम किस मेथड से रिजॉल्व करते हैं? मैन मैनेजमेंट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, कलेक्टिव बार्गेनिंग या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम। ठीक है, now next question again at the intra plant level of industrial sociology approach human relations conflict can be resolved by which method? human relation conflicts को हम कैसे resolve करते हैं? ऑप्शन ए में मैन मैनेजमेंट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नॉट रिजॉल्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन मैनेजमेंट एनालिसिस। मतलब मैन मतलब हो गया आपका वर्कर, मैनेजमेंट हो गई आपकी कंपनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका आउटसाइड द फर्म लेवल कॉन्फ्लिक्ट। वही दो तरीके के, इंट्रा लेवल और फर्म लेवल, किसका? जी मार्गरेसन अप्रोच में। तो आउटसाइड द फर्म लेवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय, जो फर्म के बाहर मतलब कंपनी के बाहर अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहस हो रही है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैन मैनेजमेंट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, कलेक्टिव बार्गेनिंग या नॉट रिजॉल्व। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नॉट रिजॉल्व। इससे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अप्रोच कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम? इसमें से कौन से अप्रोचेज में कलेक्टिव बार्गेनिंग को सेंट्रल पार्ट कहा गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का? क्या क्या ऑप्शन है? डनलप अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोचेस के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कलेक्टिव बार्गेनिंग को, ठीक है, सेंट्रल पार्ट कहा गया है। ओके, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही हमारा सारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which approach the actors operate within a framework and follow the principle to cooperate to resolve the conflict? किस अप्रोच में जो है एक्टर हमारा कैसे ऑपरेट करता है विद इन अ फ्रेमवर्क एंड कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोऑपरेशन अच्छा होगा तो क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्टर हम किसको कहते हैं? एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर को। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एक्टर कहते हैं। ठीक है, डनलप अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच या नन ऑफ दिस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्शन थ्योरी अप्रोच। ये एक्शन थ्योरी अप्रोच किसने दिया था आपको? हेनरी सैंडर्स ने दिया था। ठीक है, जो आपका एक्शन थ्योरी अप्रोच है वो मेनली किस पे फोकस करता है? बार्गेनिंग पे, टू रिजॉल्व द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। हर तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला उनका फोकस क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर बार्गेनिंग। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच फोकसेस ऑन द पावर स्ट्रगल और पावर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर? ठीक है, कैपिटल और लेबर के बीच में जो है पावर स्ट्रगल या फिर एक पावर रिलेशनशिप होती है, ये हमारा कौन सा अप्रोच कहता है? किस अप्रोच में इस चीज पे फोकस किया गया है? सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर सोशल एक्शन अप्रोच या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसको हम लोग रेडिकल अप्रोचेस भी कहते हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच काफी ज्यादा रेडिकल था। वो हर चीज को पॉलिटिकल नजरिए से देखता था कि उनके लिए ट्रेड यूनियन भी एक पॉलिटिसाइज ही चीज था कि हाँ ट्रेड यूनियन भी बनाया जा रहा है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी पॉलिटिकल रीजन से है, इससे एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन विच अप्रोच द मेन फोकस विल बी ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रिजोल्यूशन रेगुलेशन रादर देन इट्स जनरेशन? कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसमें हमारा मेन फोकस इसमें रखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है, ना कि उसके जनरेशन पे कि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है आपका? यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूरलिस्ट अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, कि कैसे वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन पे ध्यान नहीं दिया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ही क्यों हो रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट कभी हो ही ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। उस पर हम लोग जनरेशन पे फोकस नहीं करेंगे, किस पे फोकस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सर के सारे वीडियोस को एक बार इस एमसीक्यू सेशन से पहले देखें, आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यू सेशन फिर समझ में आएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी व्यूड एज अ plural society containing many related but separate interests and objectives which must be maintained in some kind of equilibrium। ठीक है, इनमें से कौन ये आर्ग्यू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम लोग एक प्लूरल सोसाइटी के रूप में देखें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्लूरल सोसाइटी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर हैं, सब लोग हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। ठीक, एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो सबका जो है मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो कौन आर्ग्यू करते हैं ऐसा, कार्ल मार्क्स, फॉक्स, फ्लेंडर, आर्थर रॉस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थर रॉस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट द सोशल एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स। कौन ऐसा कहते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो हमारा आसपास की सोसाइटी है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स के केस में। तो क्या इसमें आपका ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, केर, फ्लेंडर या आर्थर रोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, केर। ठीक है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। ठीक है, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि सोशल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में। ठीक, हु स्टेटेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड सजेस्टेड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज द मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें से कौन से ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इनहेरेंट है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम, लेकिन और क्या सजेस्ट करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेथड को सजेस्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। ऑप्शंस क्या है आपके, डेविड रिकार्डो, केर, फ्लेंडर या आर्थर रॉस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, फ्लेंडर। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोज अ प्लूरलिस्ट अप्रोच। इनमें से कौन से जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो प्लूरलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, फॉक्स एंड फ्लेंडर, केर, आर्थर रोस या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है प्लूरलिस्ट अप्रोच पे बिलीव करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर इन द इंडस्ट्री। इसमें से कौन से अप्रोच हैं जो टेक्नोलॉजी के रोल को जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं या फिर कल्चर के रोल को भी नेग्लेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री में। क्या ऑप्शन है आपके, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बाय केट डेविस, मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर गांधीयन अप्रोच। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में बात करने पे बिलीव करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का रोल को वो नेग्लेक्ट करता है। उनको ये लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी तो इससे क्या होगा, मैन पावर कम होगा, जॉब, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि किसने दिया था, केट डेविस ने दिया था। ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो है वो एल्टन मायो ने फाउंड किया था। बाद में इसको आगे कौन लेके गए, रोथेसबर्गर, व्हाइटफील्ड, WF वाइट एंड होमेंस। ये तीनों जो है कि एल्टन मायो के इस ह्यूमन रिलेशन स्कूल को आगे इन्होंने प्रोपगेट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच सपोर्ट इंडिविजुअलिज्म एंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। कौन से जो अप्रोचेज हैं इनमें से वो इंडिविजुअलिज्म पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए इंटरप्ट के लिए, चाहे यूनियन हो चाहे कोई भी हो। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच या गांधीयन अप्रोच। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अप्रोच। मतलब खुद ही एक दूसरे में कोऑपरेट करके मैनेज कर लो, किसी तीसरे बंदे की दखल की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट मॉडल। किसको कहते हैं हम इनपुट आउटपुट मॉडल, केर मॉडल, मैक्स वेबर मॉडल, क्रेग मॉडल या फिर गांधीयन मॉडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेग मॉडल। क्रेग मॉडल के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या, इसको हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं। तो इसका कंपोनेंट ही है आपका इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट के अंदर क्या आता है आपका, गोल्स एंड वैल्यूज एंड पावर ऑफ द एक्टर्स। एक्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय हो गए, ट्रेड यूनियन हो गई, गवर्नमेंट हो गया, ये सारा क्या है, ये सारे जो है एक्टर्स ही हैं। तो ठीक है, तो इनपुट में क्या आ गया आपका, गोल्स एंड वैल्यूज एंड पावर ऑफ द एक्टर्स। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। अब इन इनपुट्स को जो है हम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जो गोल्स है इंडस्ट्रीज का, क्या वैल्यूज हैं, क्या पावर्स देनी है किस एक्टर को, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट के थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसके बाद आउटपुट ऑफ द सिस्टम, इससे आउटपुट क्या जनरेट होके आएगा, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिवॉर्ड। इससे आपके आउटपुट क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा, साइकोलॉजिकल आउटपुट भी आएगा, उसके अलावा सोशल रिवॉर्ड्स भी आएगा, मतलब एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा अच्छे काम के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अ टूल फॉर सेड्यूसिंग एम्प्लॉय अवे फ्रॉम यूनियनिज्म और सोशलिज्म। इनमें से कौन सा अप्रोच है जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ टूल फॉर सेड्यूसिंग, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो यूनियन से, सोसाइटी से दूर रहे, ठीक है। कौन सा अप्रोच है इसमें, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच या गांधीयन अप्रोच। क्या हो जाएगा आंसर, यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच जो है डायरेक्ट बिलीव करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में बातचीत करके जो है सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर ले। ना ही ये ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करता है, ना ही ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है, ना ही ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को सपोर्ट करता है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु होल्ड्स द व्यू दैट कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। क्या कहते हैं इनमें से कौन ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो नेचर है, जो कोड है, वही जो है कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट का कारण है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट का कारण है। तो क्या ऑप्शन है आपका, जी मार्गरेशन, केर, महात्मा गांधी या फिर जॉन डनलप। क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, जी मार्गरेशन इज द राइट आंसर। ओके, जी मार्गरेशन अप्रोच को और हम लोग क्या बोलते हैं, शायद आपका है, इसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लीडेड दैट स्ट्राइक शुड बी द लास्ट वेपन इन द आर्मरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इनमें से कौन ये कहते हैं कि स्ट्राइक जो है हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। जी मार्गरेशन, केरल, महात्मा गांधी या जॉन डनलप। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। गांधी जी तो आइडियल इसमें बिलीव करते हैं कि सब कुछ आइडियल ही चले, ठीक है। तो उनको लगता है कि पहले आपको बातचीत करनी चाहिए आपस में, बातचीत से बात ना बने कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए, ठीक है, फिर यूनियन का इंटरफेरेंस होना चाहिए। जब ना हो, कुछ भी नहीं हो पाए, तो स्ट्राइक हमारा सबसे लास्ट हथियार होना चाहिए, उसको हम सबसे पहले यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं, हमारा महात्मा गांधी जी, ठीक है। द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट इंक्लूड, इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन या फिर एम्प्लॉय और कस्टमर रिलेशन। तो क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन डी, एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बात है, इसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता है, ठीक है, जीरो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें से कौन से जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप का पार्ट नहीं है, लेबर रिलेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, ग्रुप रिलेशन या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रुप रिलेशन। लेबर रिलेशन का मतलब हो गया एम्प्लॉयज के आपस का रिलेशन कैसा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, ग्रुप रिलेशन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, collective bargaining considered as an apex of industrial relation system is concerned with, कलेक्टिव बार्गेनिंग को जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिस्टम का अपेक्स माना गया है, मेन बॉडी मानी गई है, ठीक है। इसमें कौन से अप्रोच में ये बात कही गई है, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशन है, ऑप्शंस देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें यूनियन नेगोशिएट्स विद सप्लायर फॉर द प्रोविजन ऑफ ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा। सप्लायर के साथ यूनियन का नेगोशिएशन, ये तो बिल्कुल गलत बात है, सप्लायर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच यूनियन मेट विद अनदर यूनियन टू डिस्कस रिक्रूटमेंट, ये भी गलत है, अनदर यूनियन के साथ मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच अ यूनियन रिक्रूट न्यू मेंबर, ये भी गलत है, ये यूनियन का अपना पर्सनल मैटर है। लास्ट, अ प्रोसेस बाय विच यूनियन नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर, यूनियन किसके साथ नेगोशिएट करता है, एम्प्लॉयर के साथ, किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर, किस मैटर में,
टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज के हक में जो है बार्गेन करता है किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कलेक्टिव बार्गेनिंग लीगली इन्फोर्सिएबल, कलेक्टिव अग्रीमेंट क्या लीगली इन्फोर्सिएबल है, क्या ऑप्शन है यस, अदरवाइज दे वुड बी वर्थलेस, गलत है। नो दे आर नेवर लीगली इन्फोर्सिएबल, ये भी गलत है। ओनली दोज मेट विथ ट्रेड यूनियन, ये भी गलत है। दे आर प्रिज्यूम्ड नॉट टू बी लीगली इन्फोर्सिएबल अनलेस द पार्टी अग्री अदरवाइज, अगर दोनों पार्टी आपस में अग्रीड हैं तो ही हम कलेक्टिव अग्रीमेंट को जो है लीगली इन्फोर्सिएबल मानेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, टू रेज प्रोडक्टिविटी, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं ताकि जो है इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रोथ करे और एम्प्लॉय की अपनी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ना कि ये सब, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ग्राउंडेड इन, यूनिटरी अप्रोच के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या माना जाता है आपका, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल, या ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यूनिटरी अप्रोच आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बिलीव करता है, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस पर बिलीव करता है, टीम वर्क सही से हो, गोल्स जो है वो सारे लोगों के बीच में शेयर्ड हो ताकि सब अपने अपने गोल पे ध्यान दे पाए, ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में बेसिकली बिलीव नहीं करता है, ना कि ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करेगा, ना ही गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को सपोर्ट करेगा, किसी भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये कहता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है आपस में बातचीत करके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है परसीव्स डैश एज ए लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट, प्लूरलिस्ट अप्रोच इनमें से किसको जो है वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव मानता है एम्प्लॉय के हक में जो हो, ठीक है, ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या नन ऑफ दी अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैनेजमेंट तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुई मैनेजमेंट के साथ रही है, तो मैनेजमेंट कैसे लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मैनेजमेंट का पार्ट है तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्क्सिस्ट अप्रोच कंसर्न विथ वेज रिलेटेड डिस्प्यूट आर, मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर जो वेज रिलेटेड सैलरी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है वो किस कैटेगरी में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी टर्शियरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट के लिए सारे स्ट्राइक्स क्या हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, लेजिस्लेटिव है, या नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा, मार्क्सिस्ट अप्रोच में सारे स्ट्राइक, कार्ल मार्क्स सारे स्ट्राइक्स को क्या मानते हैं, पॉलिटिकल मानते हैं, ठीक है। वो तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व करने का तरीका ही सिर्फ अगर ट्रेड यूनियन बनाओ, ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करते हैं और रेवोल्यूशन करो सब मिलकर, क्रांति, ठीक है। ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को भी जो है एम्प्लॉयर के हक में मानते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है, स्टेट क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, बेसिकली एम्प्लॉयज को सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या मानते हैं, पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स। कार्ल मार्क्स जो है वो उनका ये कहना है कि कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ अपने कैपिटल को बनाने में रहती है, अपनी प्रॉफिट कमाने में रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करना है, एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी देनी भी है कि नहीं देनी है, उनको एम्प्लॉयज़ के हेल्थ से, उनकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसका मानना है, कार्ल मार्क्स का मानना है। तो कैसे रिजॉल्व करते हैं वो काफ़ी रेडिकल हैं, काफ़ी रेडिकल अप्रोच पे बिलीव करते हैं, तो वो सीधा रेवोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सेप्टेबल टू मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट को इसमें से कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटरप्राइज बार्गेनिंग, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिव वर्क कल्चर, ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ना ही वो बार्गेनिंग पे बिलीव करते हैं, ना ही एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते हैं, कोऑपरेटिव वर्क कल्चर तो कहते हैं हो ही नहीं सकता किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ कैपिटल बनाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वर्क कल्चर कैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Now, Elton Mayo and his team believed in the positive nature of, एल्टन मायो और उनकी टीम जो है किसके पॉजिटिव नेचर पे बिलीव करती है, मैनेजर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, या ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एल्टन मायो का ये मानना है कि मैनेजर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय तीनों के नेचर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी तो क्या होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। ओके तो आज का मेरा लेक्चर यही था।
यहीं तक था। आई होप कि आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हुए हो। मैं अगले लेक्चर में जो आपके साथ ट्रेड यूनियन रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, इसका पीडीएफ मैं एक बार चेक करके सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी थोड़े टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी एफर्ट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फीडबैक पे हम वर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसको भी हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। And all the best for tomorrow prelims exam, for all, to all those who are going to appear in the tomorrow's exam.